हेलो एवरीवन, पार्ट 7 देखेंगे। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में, मॉडर्न हिस्ट्री में, एंड एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी की, जिसमें हम जितने भी आपके एंग्लो मराठा वॉर्स हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं वो देख लीजिए एंड वीडियोस जाके चेकआउट कीजिए, और इनमें काफ़ी डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, मैसूर रेजिडेंस टू कंपनी, ये हमने मैसूर वॉर्स जो है लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो आज हम बात करेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी की, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो आपके पास है राइज ऑफ मराठास। तो इसमें क्या था कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो सामने उभर के जो रूलर्स में आता है वो आपके पास मराठास आते हैं। ठीक है, इनके पास काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रेंथ होती है, जो कि ये शो आउट करते हैं आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद कंट्रोल करते हैं लार्ज पोर्शन भारत के, लार्ज पोर्शन कंट्री के लार्ज पोर्शन को ये कंट्रोल करते हैं एंड रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम द एरियाज नॉट डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल, जो इनके कंट्रोल के अंडर नहीं होते वो भी इनको मिल जाते हैं बाय देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद ये थिंकिंग इनके पास कहाँ से आती है कि इनको जो है पूरे भारत के ऊपर जो है वो रूल करना है। तो लाहौर में जब ये होते हैं तो वहाँ पे ये सोचते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया पर अगर हमारा कब्जा हो जाए देन हम पूरी कंट्री, साउथ में तो ये थे ही, तो अगर नॉर्थ पे कब्जा हो जाता है तो पूरे भारत पे कब्जा ये कर सकते हैं। कौन? मराठास। ठीक है, लेकिन जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो आपकी 1761 में हुई थी, उसमें मराठास जो है वो अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं एंड यहाँ से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन बाद में ये रीग्रुप होते हैं, रीगेन करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को एंड अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं बाजीराव वन, जो जिसका टाइम पीरियड जो था 1720 to 40, जिसमें ये लड़े, तो ये ग्रेटेस्ट माने जाते हैं अमंग द पेशवास, जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया मराठास के पावर को एक्सपेंड करने में, एंड क्षत्रिय सेक्शन से इनको माना जाता है। ठीक है, एंड जो पेशवास थे वो एक तरह से ब्राह्मण्स ही थे। ठीक है, एंड क्षत्रिय सेक्शन जो था वो भी इनको मतलब कि साथ देता है इनका, जैसे कि सेनापति जो इनके थे दबोडी। ठीक है, तो ये ब्राह्मण्स थे, पेशवास जो थे सॉरी वो ब्राह्मण्स थे, एंड जो क्षत्रिय सेक्शन था वो भी इनको हेल्प करता था। ठीक है, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी, तो काफ़ी जो फैमिलीज थी अंडर द चीफ वो असाइन किए जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, ताकि वो एरियाज़ को कॉन्कर करें एंड रूल करें। ठीक है, एंड उसके बाद जिसका सामने आता है नाम, तो वो आपके पास आता है मराठा किंग शाहू का। ठीक है, शाहू का नाम सामने आता है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वाले एरिया में किसने रूल किया, मतलब पहले कॉन्कर किया एंड देन रूल किया, तो ये पांचों जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है, तो गैकवाड़ जो थे वो कहाँ के थे? बड़ौदा के। ठीक है, भोसले जो थे वो नागपुर के थे। भोसले कहाँ के थे? नागपुर के। ये सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। तो होलकर्स कहाँ के थे? आपके इंदौर के। एंड सिंधियास ग्वालियर के, सिंधियास ग्वालियर के थे, एंड पेशवास आपके पूना से। एंड उसके बाद जो बाजीराव से माधवराव, मतलब दोनों फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट से माधवराव फर्स्ट, जितने भी बीच में आते हैं रूलर्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि इनके डिफीट हो जाते हैं ये। एंड उसके बाद डेथ ऑफ द यंग पेशवा माधवराव वन के बाद जो इनका कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वीक ही रहेगा, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट में, जिसमें हम एंट्री ऑफ द इंग्लिश इनटू द मराठा पॉलिटिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको यही डिक्लाइन जब मुगल का होता है तो कैसे ये ऊपर के सामने आते हैं, एंड ये 5 चीज़ें इसमें आपको याद करनी है कि गैकवाड़ जो थे वो आपके बड़ौदा से थे, भोसले नागपुर से, होलकर इंदौर से, सिंधिया ग्वालियर से, एंड पेशवा आपके पुणे से। ठीक है,
सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है एंट्री ऑफ द इंग्लिश इनटू द मराठा पॉलिटिक्स। इसमें जो 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में एंड द 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो मराठास एंड इंग्लिश के बीच में काफ़ी सारे क्लैशेस होते हैं, एटलीस्ट 3 क्लैशेस होते हैं। किस चीज़ के ऊपर? पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के ऊपर, जिसके अंदर आपकी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं, उनकी जीत होती है। एंड कन्फ्लिक्ट जो होता है इनके अंदर वो मतलब कि क्यों होता है? क्योंकि जो इंग्लिश पर्सन्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे बॉम्बे के अंदर, वो ये चाहते थे कि जो वो अपनी गवर्नमेंट इस हिसाब से बनाए जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन अब मराठास तो नहीं ये चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स की सरकार चले, तो इस चीज़ों के पीछे जो है इनका क्लैश चलता रहता था। तो ये आपके पास आता है कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो मराठा पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, क्योंकि वो बॉम्बे वाले रीजन में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे बनाई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 टू 89 के बीच में होता है। आपको इसकी टाइमलाइन भी याद रखनी है। एंड इसमें हम अगेन वैसे कि जैसे ही हमने एंग्लो मैसूर वॉर में देखा था ना, बैकग्राउंड एंड देन कोर्स ऑफ वॉर, ट्रीटीज कौन सी होती है, वो वैसा ही हम चलेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में इसमें क्या आता है कि जब माधव राव की डेथ हो जाती है 1772 में, ठीक है, उसके बाद उसका भाई जो है वो सामने आता है, ठीक है, राजा बनकर, रूलर बनकर, नारायण राव, जो कि 5th पेशवा होता है, ठीक है। लेकिन नारायण राव का अंकल मतलब इसका चाचा जो होता है वो रघुनाथ राव, ठीक है, ये इसको डिफीट करके मतलब अपने नेफ्यू को डिफीट करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन ये क्योंकि लीगल हायर नहीं होता, लेकिन फिर भी नारायण राय को हटा के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और जो नारायण राव विडो होती है, ठीक है, इसकी जो विडो होती है जिसका नाम होता है गंगाबाई, ये एक लड़के को जन्म देती है आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, मतलब क्योंकि इसको तो ये मरवा देते हैं। एंड द न्यू बॉर्न इन्फेंट जो मतलब नवजात शिशु होता है उसका जो नाम रखते हैं उसका नाम था सवाई, ठीक है, सवाई माधव राव, ठीक है। ये क्योंकि नेक्स्ट लीगल पेशवा होता है, लेकिन बैठा कौन होता है गद्दी पर? रघुनाथ राव, ठीक है। उसके बाद 12 मराठा चीफ्स जो थे वो लेड किए जाते हैं बाय द नाना फडणवीस, जो कि एक एफर्ट करते हैं टू नेम द इन्फेंट एज द न्यू पेशवा एंड रूल फॉर हिम एज द रीजेंट्स। क्योंकि जो नाना फडणवीस होते हैं वो रघुनाथ राव को बिल्कुल भी मतलब नहीं बनने देना चाहते, इसलिए वो इसको पूरी मतलब जो न्यू सन होता है गंगाबाई का उसको बनाना चाहते हैं रूलर। तो इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं विद द 12 मराठा चीफ्स। कौन? नाना फडणवीस, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास इसी में ही अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, तो इसमें ही आपके पास अब ये हमने पढ़ा बैकग्राउंड, तो अब आपके पास आएगी ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या होता है कि जो रघुनाथ राव जो उसको मारकर नारायण राव को मारकर गद्दी पे बैठ जाता है, वो अपनी पावर्स देना नहीं चाहता, मतलब अनविलिंग होता है कि अपनी पावर्स को गिव अप करे। एंड हेल्प लेता है किसकी? इंग्लिश की एट द बॉम्बे, और साइन कर लेता है ट्रीटी ऑफ सूरत कितने सन में? 1775 में। इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो रघुनाथ राव होता है वो टेरिटरीज देने में, कौन कौन सी टेरिटरीज? सल्सेट एंड बसीन, ये दोनों टेरिटरीज किसको दे देता है इस ट्रीटी के अंदर? इंग्लिश पर्सन्स को, ब्रिटिशर्स को। एंड कुछ रिवेन्यू भी देता है जो कि उसको मिलता है सूरत से एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट से। इन रिटर्न ब्रिटिशर्स अब क्या करेंगे? इसको क्या देंगे? 2500 सोल्जर्स, ठीक है। अभी ट्रीटी और सूरत में क्या हो रहा है देखिए कि जो रघुनाथ राव था वो अपनी पावर्स नहीं देना चाहता एंड वो टेरिटरीज दे देता है ये दोनों किसको? ब्रिटिशर्स को। और जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है सूरत एंड भरूच से वो भी इनको देता है। एंड ब्रिटिशर्स जो है वो रघुनाथ राव को क्या देते हैं? 2500 सोल्जर्स देते हैं। जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल होती है दूसरी साइड पर, वो जो है ट्रीटी ऑफ सूरत को कंडेम कर देती है, मानती नहीं है। एंड एक कर्नल भेजती है जिनका नाम होता है उपटन। कहाँ पे भेजती है? पुणे के अंदर। एंड एक नई ट्रीटी जो है वो बनाई जाती है फिर, जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है।
तो ये कब बनाई जाती है आपकी, ये 1775 की थी जिसको ये कंडेम्ड कर देते हैं, तो 1776 में ये बनाई जाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है ये प्रॉमिस दिया जाता है कि रघुनाथ को जो है पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, एंड बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस एज गेव टू रिफ्यूज टू द रघुनाथ, लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट इसको भी रिजेक्ट कर देती है। फिर आगे जाके 1777 में नाना फडणवीस वॉयलेट कर देते हैं इस ट्रीटी को विद द कलकत्ता काउंसिल बाय ग्रांटिंग द फ्रेंच पोर्ट, फ्रेंच को एक पोर्ट सौंप देते हैं। कौन, नाना फडणवीस जो है वो फ्रांस को एक पोर्ट सौंप के इस ट्रीटी का उल्लंघन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो रिटेलिएट करते हैं एंड पुणे की तरफ अपनी फोर्स को सेंड करते हैं। तो ये अभी आपके पास क्या था, ट्रीटी ऑफ सूरत में, जो कि आपको याद रखना है कि किस किस के बीच में हुई थी। एक तो ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, एक रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। उसके बाद इसी में ही हम पढ़ रहे हैं, आपके पास आएगा कोर्स ऑफ वॉर, मतलब वॉर कैसे स्टार्ट होता है, एंड देन ट्रीटी ऑफ सालभाई भी इसी में ही आएगी। तो आपको इसमें याद रखना है 2 ट्रीटीज आएंगी, ट्रीटी ऑफ सूरत आपकी आई थी अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ सालभाई भी इसी में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कोर्स ऑफ वॉर देख लेते हैं। तो जो इंग्लिश एंड मराठा आर्मीज जो है वो पुणे के आउटस्कर्ट पे मिलती है। ठीक है, एंड मराठा आर्मी जो है, हालांकि मराठा आर्मी के पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, सोल्जर्स ज़्यादा होते हैं देन द इंग्लिश मैन, मतलब इनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो इनकी टेक्निक्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो होते हैं, कैनन्स होती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड जो मराठा आर्मी थी उसको कमांड कौन कर रहा होता है, महादजी सिंधिया। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, महादजी सिंधिया। ठीक है, एंड ये जो महादजी सिंधिया होते हैं ना, ये ब्रिटिशर्स को कहाँ ले जाते हैं, एक घाट वैली में ले जाते हैं नियर द ताले गांव, एंड वहाँ पे ब्रिटिशर्स को ट्रैप्ड कर देते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड अटैक कर देते हैं। एंड इनकी जो सप्लाई होती है, जहाँ से ब्रिटिशर्स को सामान मिल रहा होता है खोपाली से, वहाँ पे भी मतलब रोक लगा देते हैं, वहाँ पे भी घेराबंदी कर लेते हैं। एंड जो मराठास होते हैं वो कौन सी पॉलिसी, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये पॉलिसी किसकी थी, तो मैं नाम लिख देती हूँ, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। तो ये पॉलिसी मराठास की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है ये किसकी पॉलिसी थी, तो ये मराठा की पॉलिसी थी। तो यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर, जिसमें ये क्या करते हैं, जो फार्मलैंड्स होते हैं उनको जला देते हैं, और जो वेल्स होते हैं जहाँ से पानी निकाल के ये पिया करते थे उसमें पॉइजन डाल देते हैं कि जहाँ से भी इनकी सप्लाई वगैरह आ रही है बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मराठास को लेकिन आगे जाके इंग्लिश बिगेन टू विड्रॉ टू टालेगांव एंड मराठास अटैक्ट फोर्सिंग देम टू रिट्रीट द विलेज ऑफ द वाडेगांव। और यहाँ पे इंग्लिश आर्मी जो थी वो अब सराउंडेड थी ऑन ऑल द साइड्स बाय द मराठास, एंड उनका फूड एंड वाटर सप्लाई भी बंद हो जाती है। तो फिर यहाँ पे आगे जाके इनकी होती है ट्रीटी ऑफ वाडेगांव, जिसके अंदर दैट फोर्स द बॉम्बे गवर्नमेंट टू रिलिंग्विश ऑल द टेरिटरीज जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ली गई थी, वो अब दोबारा सौंप दी जाएगी मराठास को। फिर आगे जाके होती है आपकी ट्रीटी ऑफ सालभाई। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए इन्होंने क्या किया, कि मराठास के सोल्जर्स ज़्यादा थे, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी थी कैनन्स वगैरह की या फिर एम्यूनेशन की, वो ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे जो मराठास थे वो अपना एक मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो उनको घेर लेते हैं चारों तरफ से, जहाँ से उनका सोर्स बेस था, सप्लाई बेस था, उसको भी घेर लेते हैं। एंड वो स्क्रूच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाते हैं, जिसके अंदर वो फार्म लैंड को बर्न कर लेते हैं, पॉइजन कर देते हैं वेल्स को। ठीक है, आगे जाके जो है ब्रिटिशर्स जो है उनको ट्रीटी ऑफ वाडेगांव के अंदर जो टेरिटरीज उन्होंने ली थी वो वापस करनी पड़ती है उनको। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी ये सारा किस में आ रहा है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ही आ रहा है। तो ट्रीटी ऑफ सालभाई में फर्स्ट फेज के एंड ऑफ स्ट्रगल में क्या होता है कि यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं ट्रीटी ऑफ सालभाई। ये कब होती है, पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो वॉरेन हास्टिंग होता है, ये कौन था, अब ये गवर्नर जनरल था उस टाइम पे बंगाल का, ये रिजेक्ट कर देता है ट्रीटी ऑफ वाडगांव। तो वाडगांव की ट्रीटी अभी हमने पढ़ी, इसमें क्या था कि
ब्रिटिशर्स जो हैं, जो भी उन्होंने एरिया जीता था उसको वापस करना होगा। तो अभी ये इस ट्रीटी को नहीं मानता कि हम नहीं मानते हैं ये, एंड आगे जाके ये काफ़ी सारे अपने कर्नल्स को भेजेगा एंड मराठास के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़वाएगा, जिसमें जो है फाइनली डिफीटेड सिंधियाज एट सिप्री, जिसमें ये अल्टीमेटली मराठास की जो है वो हार हो जाती है। ठीक है, वो हार जाते हैं एंड सिंधिया प्रपोज अ न्यू ट्रीटी। फिर सिंधियाज जो है वो न्यू ट्रीटी प्रपोज करेंगे किस किस के बीच में, पेशवाज एंड इंग्लिश के बीच में, जिसको कि क्या बोला जाएगा, आपका सालभाई की ट्रीटी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सालभाई किस किस में हुई थी, तो यहाँ पे आपको ब्रिटिशर्स एंड पेशवास के बीच में ये हुई थी। तो इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है कि 20 ईयर्स के लिए हमें पीस मेंटेन करना है एंड कुछ पॉइंट्स बताए गए, कुछ प्रोविजंस बताए गए कि जिसके हिसाब से वो चलेंगे। तो पहला, ये एक एक करके मैं लिख देती हूँ कि ट्रीटी ऑफ सालभाई में आपके पास क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, तो पहला ये था कि जो सैलसेट था वो किसके पास ही रहेगा, इंग्लिश के पास, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है रघुनाथ राव ने इंग्लिश को दे दी थी बासीन के साथ, तो ये इंग्लिश के ब्रिटिशर के पास ही रहेगा। दूसरा कि जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम पे जो भी टेरिटरी थी वो मराठास को दे दी जाएगी, जिसमें बासीन और सल्सेट इनके पास था ना, लेकिन अब ये डिमांड कर रहे थे कि ये जो बासीन है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा किनको, मराठास को। तो एक तो ये हो गया। तीसरा आपके पास ये था कि जो गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ है उसको, जो उसकी टेरिटरीज पहले उसके पास थी वो उसी को ही मिल जाएंगी। ठीक है, रिस्टोर कर दी जाएंगी। तो ये यहाँ पे गायकवाड़ के जो गुजरात में राजा था उसको उसकी टेरिटरीज जो है वो वापस लौटा दी जाएंगी जो उसके पास पहले ही थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपके पास आएगा कि जो इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू द रघुनाथ, क्योंकि रघुनाथ जो था उसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स रघुनाथ को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ सालभाई के अंडर क्या आता है कि इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड जो ग्रांट होगी वो पेशवा ही खुद ही उसको देंगे कि कैसे उसका रहन सहन करना है। तो मेंटेनेंस अलाउंस कौन देगा रघुनाथ को, पेशवास देंगे, मतलब ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं रहना चाहिए अब इसमें। अभी हैदर अली जो है वो भी तो लड़ रहा था, तो हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरीज, इसमें ये भी था, ट्रीटी ऑफ सालभाई में हैदर अली का भी रोल आता है कि इसको रिटर्न करनी पड़ेंगी जितनी भी इसने टेरिटरी ली, किस किस से ली थी, इंग्लिश से एंड नवाब ऑफ आरकोट से। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हैदर अली ने कैसे नवाब ऑफ आरकोट के ऊपर अटैक करके उससे टेरिटरी ले ली थी। तो इसमें यह था कि ये दोनों की जो टेरिटरी इन दोनों के बीच में इन दोनों की जो टेरिटरीज हैदर अली ने ली थी वो भी इनको वापस की जाएगी, इनको मराठास को। एंड सिक्स्थ पॉइंट में था कि ब्रिटिश को जो है वो वैसा ही प्रिविलेज मिलेगा ट्रेड का जैसा पहला मिलता था, तो ट्रेड की बात हुई यहाँ पे, ब्रिटिशर्स को जो मिलता था पहले जैसा मिलेगा। सेवंथ पॉइंट की जो पेशवा थे वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे अदर यूरोपियन नेशन को, जैसे फ्रांस को वो सपोर्ट करे थे ना, नाना फडणवीस ने पोर्ट दे दिया था उनको, तो पेशवा जो है किसी भी दूसरे यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, ये ट्रीटी ऑफ सालभाई में बोला गया। 8 पॉइंट आता है आपके पास, जो पेशवा एंड इंग्लिश थे वो सेवरल अलाइज बनाएंगे पीस बनाने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि पीस के लिए जो है वो दोनों अलाइज बनाएंगे। ठीक है, एंड महाजी सिंधिया शुड बी द म्यूचुअल गारंटियर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द सालभाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सालभाई में किसको जो है गारंटियर बनाया गया था, तो वो थे महादजी सिंधिया। ठीक है, तो महाजी सिंधिया वही थे जिन्होंने जो है स्क्रूज अर्थ पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाता है। अभी हम चलते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर। आई थिंक ये आपको पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर, जो कि 1803 to 1805 तक हुआ। इसमें भी वैसे ही चलेगा आपका। ठीक है, बैकग्राउंड, कोर्स ऑफ वॉर,
ट्रीटी ऑफ बसीन आएगी इसमें, ठीक है। तो बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था वो वैसे ही चलता है जैसे कि पहले वाला चला था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पेशवा यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। कौन सा? माधव राव नारायण जो है वो सुसाइड कर लेता है, कमिट सुसाइड। कब? 1795 में। एंड जो बाजीराव टू होता है, द वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव, ठीक है, वो पेशवा बन जाता है। तो इसकी सुसाइड करने के बाद कौन पेशवा बना? रघुनाथ राव का लड़का जिसका नाम था बाजीराव टू, तो ये पेशवा बन रहा है। तो नाना फडणवीस जो कि बाजीराव टू के भी जो है, क्योंकि इसके पिता के भी वो फो थे, दुश्मन थे मतलब एक तरह से, एंड इसके भी फिर होंगे, उसके लड़के के भी होंगे। तो क्योंकि ये तो जो नाना फडणवीस थे वो इसके कौन बन जाते हैं? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द डिस्कशन अमंग द मराठास प्रोवाइडेड इंग्लिश विद द अपॉर्चुनिटीज टू इंटरवीन द मराठा अफेयर। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है, क्योंकि ये वीक था और इस वजह से ब्रिटिशर्स को ईजिली एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि कैसे मराठास के अफेयर्स में हमें इंटरफेयर करनी है। लेकिन आगे जाके जब 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है तो ब्रिटिशर्स को एक ग्रेट एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ये जो थे ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे, नाना फडणवीस जो थे ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे। अब इनकी डेथ हो गई तो ब्रिटिशर्स को पूरा खुला मतलब माहौल मिल गया टू एंटर द मराठास अफेयर्स, ठीक है। अभी कोर्स ऑफ वॉर की बात कर लेते हैं। तो 1801 में जो पेशास थे वे ब्यूटली मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ द जसवंतराव होलकर विठू जी, ठीक है। तो पेशवा जो है वो किस मर्डर कर देता है? विठू जी का, ठीक है। फ्यूरियस जसवंत एरिड हिज फोर्सेस अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी ऑफ द सिंधिया एंड बाजीराव टू। अब जो इसका भाई होता है, ठीक है, इनका विठू जी का जो भाई होता है वो तो चुप बैठेगा ही नहीं, अपने भाई का बदला लेगा। तो वो किसके अगेंस्ट में मतलब कि अब आपस में ही ये लड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो सिंधिया एंड बाजीराव टू के अगेंस्ट में इनके जो ब्रदर होते हैं वो फोर्सेस को भेजते हैं एंड एक टर्मोइल की कंडीशन बन जाती है जिसमें ये जो जसवंत होता है ना डिफीट कर देते हैं द आर्मी ऑफ द पेशवा एंड द सिंधिया, कहाँ पे? पुणे के नियर में, ठीक है। एंड प्लेस्ड विनय राव जो कि सन होता है अमृता राव का ऑन द पेशवा सीट। अब पेशवा को ही मार दिया, उसकी जगह पे किसी को तो बिठाएंगे ही। एंड टेरिफाई बाजीराव टू फ्लड, वहाँ से भाग जाता है, मतलब ये भाग जाता है वहाँ से। एंड फ्लड टू बैसीन में चला जाता है। एंड ही साइंड अ ट्रीटी विद द इंग्लिश। अब ये ट्रीटी ऑफ बैसीन आएगी, किसके साथ करता है? ब्रिटिशर्स के साथ। तो अभी हम बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ बैसीन की, जो कि आपकी होती है 1802 में, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमने ट्रीटी ऑफ सालभाई में देखा था वैसे ही होगा ये भी, तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ बैसीन, ये किस किस के बीच में होती है? आपका पेशवा के बीच में एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी नेटिव इन्वेंट्री, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो पेशवा को इन्फेंट्री देंगे विद द प्रोपोर्शन फील्ड आर्टरी, मतलब जो भी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स है वो अच्छी तरह से स्टेशन कर दिए जाएंगे उनकी टेरिटरीज में, ठीक है। पेशवास को फुल सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में, ठीक है। एंड सेकंड था टू सी टू कंपनी टेरिटरीज यील्डिंग इनकम ऑफ ₹26 लाख। तो टेरिटरीज कंपनी जो है वो इनको 26 लाख रुपीस भी देगी टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत। अब सूरत की सिटी भी जो है उसको सरेंडर कर लिया जाएगा। एंड टू गिव अप ऑल द क्लेम्स फॉर चौथ ऑन द निज़ाम्स डोमिनेशन। तो जितने भी चौथ के ऊपर क्लेम्स थे वो उन सबको गिव अप करना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पे चौथ जो टैक्स लगता था उसकी बात हो रही है। फिफ्थ में आता है टू कंपनीज एट्रीब्यूशन इन ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द निज़ाम और द गैडका। जितने भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं उनको सुलझाना पड़ेगा इनको, किनको? निज़ाम एंड द ब्रिटिशर्स को, ठीक है, कंपनी को। नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियन ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद द इंग्लिश। कोई भी मतलब किसी भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो वॉर में इन्वॉल्व होगा
कंपनी के अंदर किसी को भी नौकरी नहीं दी जाएगी अगर कोई भी वॉर में इन्वॉल्व होगा। टू सब्जेक्ट हिज रिलेशन विद अदर स्टेट टू कंट्रोल द, मतलब अदर स्टेट के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने हैं, बना के रखेंगे टू कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द पेशवाज एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस की हमने बात लास्ट लेक्चर में की थी, जिसमें हमने देखा था कि वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या था, सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि पेशवा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था तो सिंधिया और भोंसले अटेम्प्टेड टू सेव द मराठास इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट द वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज आर्मी ऑफ द इंग्लिश, जो कि आर्थर वेलेस्ले, मैंने आपको बताया था कि जो लॉर्ड वेलेस्ले था, आर्थर वेलेस्ले था, ये दोनों भाई थे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं आर्थर वेलेस्ले की। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ द सिंधिया एंड भोसले, तो सिंधिया एंड भोसले की जो आर्मी, इन दोनों को डिफीट कर देता है कौन, आर्थर वेलेस्ले। ठीक है, उसके बाद एंड फोर्स देम टू कंक्लूड अ सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटी विद द इंग्लिश, की एक और ट्रीटी बनाई जाए हमारे साथ, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। एंड 1804 में जो है वो आपका यशवंत राव होलकर अटेम्प्ट करते हैं टू फॉर्म अ कोalition ऑफ द इंडियन रूलर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब ये जो है इंडियन रूलर के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को हराने का अटेम्प्ट करेंगे, बट हिज अटेम्प्ट जो था वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा था, हार गए थे। एंड मराठास जो थे वो अगेन डिफीट हो गए थे ब्रिटिशर्स से, एंड एक तरह से आइसोलेट हो गए थे फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ बाइसिन हुई थी पेशवा एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो ट्रीटी साइन हुई थी, पेशवा हु लैक द पॉलिटिकल अथॉरिटी बट गेन मेड बाय द ब्रिटिश वर इमेंस। तो यहाँ पे जो है एक तरफ पेशवा थे, तो यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर्स को ही एक तरह से विन विन सिचुएशन मिली थी। एंड द प्रोविजन ऑफ कीपिंग इंग्लिश ट्रूप्स परमानेंटली इन मराठा टेरिटरी वाज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। तो ब्रिटिशर्स ने बोला था ना कि वो उनको जितनी भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए फैक्ट्री वो लगा के देंगे, पहला ही इसमें ही आया था। तो इसी चीज़ का इन्होंने बेनिफिट उठाया, क्योंकि जब इनके ट्रूप्स वहाँ पे लगी गए तो सारा राज किसका हुआ, ब्रिटिशर्स का ही तो हुआ। द कंपनी हैड ऑलरेडी ट्रूप्ड इन मैसूर, हैदराबाद एंड लखनऊ। अब ब्रिटिशर्स ने पहले से ही कहाँ पे अपने पैर जमा लिए थे, मैसूर में, हैदराबाद में एंड लखनऊ में। तो यहाँ अब जो इनके थे मराठास के एरियाज थे, वहाँ पे भी अब इन्होंने इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट कर दी। अब एडिशन ऑफ पूना ऑन द लिस्ट मीट दैट द कंपनी ट्रूप्स वर नाउ मोर इवनली स्प्रेड। अब और भी ज़्यादा ये स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। देखो मैसूर, ये नॉर्थ वाले साइड पे लखनऊ, वहाँ तक भी ये पहुँच गए, और नीचे पूना, ये इन साइड में तो ये थे ही। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया, मतलब पूरे भारत का एरिया भी इन्होंने अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए ये माना जाता है कि जो ट्रीटी ऑफ बेसिन से डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया to the company on a platter, it was a major development in that direction. The company was now well placed to expand the areas of the influence. ये ऐसी बात नहीं है कि हमने उनको सब कुछ परोस के दिया है, ये ट्रीटीज के थ्रू चलते गए और सब एरिया जो है अपने अंडर करते गए। ठीक है, एंड ये जो सारे सर्कमस्टांसेस बने, द ऑब्जर्वेशन दैट द ट्रीटी गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया, मतलब अब जब नॉर्थ वाला एरिया भी इनके पास आ गया, साउथ वाला एरिया भी इनके पास आ गया, तो एक तरह से इनके पास चाबी थी कि ये पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सके। तो ये सब कुछ हुआ आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर। आई थिंक मुझे अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।